हेलो एवरीवन, आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही यंग आर्किटेक्ट हैं और इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेसिडेंसीज, रेस्टोरेंट्स और बहुत से लोगों के सपनों के घर भी बनाए हैं। सो आज हम इनसे बात करेंगे। सो मोहित, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू ऋषि जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कन्वर्सेशन के लिए। सो मोहित, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि आर्किटेक्ट होता कौन है और उसका क्या काम होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग आर्किटेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो जानते हैं इस बारे में। सो क्या होता है आर्किटेक्ट? सही कहा कि आर्किटेक्ट के बारे में बहुत कम लोगों को इन्फॉर्मेशन भी है और कोर्स के बारे में भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन है ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ अपने इधर नहीं, ऑल ओवर इंडिया में किसी को पता नहीं है। राइट। और नॉलेज भी बहुत कम। तो जो मेरे को लगता है, हर किसी के पर्सपेक्टिव अपने अपने अलग है। मेरे को जो लगता है कि आर्किटेक्ट वो होते हैं जो आपके एक स्पेस को डिज़ाइन करते हैं। Right. जो भी आपका स्पेस है उसको हम कैसे आपके यूटिलिटी की तरह उसको डिज़ाइन करते हैं, वो मेनली होते हैं आर्किटेक्ट। मेजरली इसमें आर्ट और डिज़ाइनर का रोल जो होता है वो होते हैं। और हम आपको, यही कोई भी क्लाइंट है या कोई भी पर्सन, उसको एक इंडिविजुअल की एक रिक्वायरमेंट होती है एक हैबिटेट बनाने के लिए, खुद के लिए या पब्लिक के लिए, तो उसको हम डिज़ाइन करते हैं कि किस वे में ये चीज़ सही है और वो हैबिटेट उस यूज़ कर पाएगा उसको एट द एंड। तो मेजरली आर्किटेक्ट वो काम करता है। राइट। सो ये एक बहुत ही डिफरेंट कैरियर पाथ आपने चूज़ किया, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? इसके पीछे आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? कैरियर पाथ का तो बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे भी नहीं पता था कि आर्किटेक्चर होता क्या है। एक्चुअली मेरे पापा सिविल इंजीनियर हैं, तो उनसे मुझे पता चला 10th के बाद। और फिर जब मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा और फिर जब मेरा कॉलेज हुआ तब जाके बेसिकली पता चला कि एक्चुअली मैं आर्किटेक्ट करता क्या है और मेजरली उनका काम क्या है। तो मेजरली इंस्पिरेशन तो मेरे फादर ही रहे हैं कि उनने जितना मेरे को इंस्पायर किया, उनने जितना मुझे नॉलेज दिया, तो मेन आर्किटेक्चर के बारे में उधर ही से पता चला। मोहित, आपका ऑफिस बहुत अट्रैक्टिव है, तो ये आप ही ने डिज़ाइन किया होगा? जी, मैंने ही डिज़ाइन करा है। मैंने इसमें मेजरली अपने जो भी मटेरियल यूज़ करना चाहा है तो पूरा इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करा है। कि आप ये टेराकोटा ब्रिक्स देखेंगे, ये एक्चुअली में क्लैड है, ब्रिक्स टेराकोटा के हैं, तो ये इको फ्रेंडली पूरा मटेरियल है। और गर्मियों के टाइम पे ठंडे करते हैं और ठंड के टाइम पे अगर इसमें हीट आ रही है तो फिर ये रात के टाइम पे रेडिएशन भी देते हैं। तो अब मुझे 24 घंटे इस ऑफिस में काम करना है, तो मैंने ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहा कि जो इको फ्रेंडली हो और जिसमें से मेरे को कभी भी टॉक्सिसिटी ना आए कभी भी, है ना। और भी चीज़ें हैं बहुत, जैसे कि आजकल लोग सेरेमिक टाइल यूज़ करते हैं, तो मैंने इधर पे टेराकोटा टाइल्स का यूज़ करा है। तो क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। और आइए आपको ऑफिस का टूर और मैं देता हूँ। ये देखिए, आप ये ब्लॉक्स देख रहे हैं, इनको टेराकोटा ब्लॉक्स है ये, इस पे हमने फिर पीयू पेंट करा है। तो ये एज अ सेम टाइम पे वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करते हैं और सेम टाइम पे आपको एज अ पार्टीशन का लुक भी देते हैं। और पीछे हैं इसके ब्लाइंड्स, तो अगर हमें कभी आर पार भी देखना है तो हम ब्लाइंड्स को खोल सकते हैं। और बहुत अच्छा डिजाइनिंग का पैटर्न मिलता है इसका। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये आप देखिए, तो ये वाला लुक भी आता है इसके साथ और सेम टाइम पे वेंटिलेशन भी हो रहा है। आप अंदर बैठे हैं, अपना टीवी एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ एंजॉय कर रहे हैं, तो ये एक फील दिया है। और ये भी टेराकोटा के हैं, तो ये भी इको फ्रेंडली है ना। बताता हूँ, आइए ऋषि थोड़ा बैठते हैं। बेसिक चीज़ों को तो एक आर्किटेक्ट ध्यान में रख के कंस्ट्रक्शन करता ही है, बट सुंदरता भी एक लुक वाइज भी बहुत लोग प्रेफर करते हैं, उनकी नीड रहती है कि बहुत सुंदर दिखे उनका घर जी। तो उसको कैसे आप डिज़ाइन करते हैं? देखिए, ये तो आपने सही बात कही कि हर एक आदमी, अब कोई भी चीज़ अगर वो बना रहा है तो वो सुंदर लगनी चाहिए। बिल्कुल। उसमें अगर हम अपने कंसेप्ट को, अपनी चीज़ों को पे क्लियर होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप निखर के ही आती है ना। और आर्किटेक्ट का एक काम ये भी है कि उस चीज़ को वो कैसे निखार रहा है। तो हर एक आर्किटेक्ट का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, वो उस हिसाब से फिर डिज़ाइन करता है। ये कि अगर आप मेरी बात करते हो तो मेरे आप जो भी अगर प्रोजेक्ट देखते हो या कोई भी चीज़ देखते हो तो वो मेजरली ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये चीज़ है। और सुंदरता की तो ये बात है, हर कोई चाहता है, हर कोई पूरी कोशिश भी करता है कि वो एक ब्यूटीफुल फॉर्म लगे और ब्यूटीफुल एक स्ट्रक्चर लगे जो दूसरों को अट्रैक्ट करे, वो होता है।
जो बेसिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल अगर हम वो फॉलो करते हैं तो अपने आप आता है डिज़ाइन में। जैसे कि आप मेरे कोई भी प्रोजेक्ट देखोगे तो जैसे कि मैंने एक पहला जो मेरा सागर में कमर्शियल प्रोजेक्ट था बिस्ट्रो, जो कि एक ओपन रेस्टोरेंट है, उसको मैंने डिज़ाइन करा। तो आप उसमें देखो मेजरली कुछ नहीं है, एक नॉर्मल लैंडस्केपिंग है और छोटे से 1-2 कैनोपीज़ हैं। उसमें हमने मेजरली मुगल जो गार्डन्स हुआ करते थे, 4 बाग गार्डन्स कहते थे, उसका मेजर कंसेप्ट लेके उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। तो उन 4 पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए एक उसमें सर्कल को इंक्लूड करा, क्योंकि एक पाथवे था जो कनेक्ट करता था। तो उसके बाद हमने उसमें लाइटिंग के लिए उसमें स्ट्रिप्स इंक्लूड करे उस सर्कल के पेरिफेरी पे। तो अगर आप उसके अंदर जाओगे तो आपको एक अलग ही फील आता है ना। और फिर उसमें आया कि हमें अब फिर थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करना था, तो उसमें हमने कैनोपी बनाया, एक मेजर और फिर छोटे छोटे वो कैनोपीज। तो ये सब चीज़ एक इंक्लूड करते फिर आप कोई भी अगर उसमें नॉर्मल पीपल जाता है अगर उधर पे, तो आपको एक दूर कि जब आप फील करोगे उसका एटमॉस्फेयर, तो एक डिफरेंट ही एटमॉस्फेयर है। तो ये है, अगर आप बेसिक प्रिंसिपल अपने डिज़ाइन के अच्छे लेते हो तो फिर चीज़ सही होती है। आर्किटेक्चर में भी बहुत सारी ब्रांच होती होंगी, तो उसमें से आपका स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है? हाँ जी, कि आपने सही बताया, बहुत सारे फील्ड है आर्किटेक्चर में, अप्रोक्स 40 to 50 ब्रांचेस हो जाती हैं आर्किटेक्चर में। मेरी जो आपने रुचि है वो मेजरली कमर्शियल बिल्डिंग और हॉस्पिटल बिल्डिंग्स में, क्योंकि उसमें जो सर्विसेज होती हैं और जो एक डिफ़िकल्टी आती है डिज़ाइन करने में, क्योंकि पब्लिक के साथ हमें डील करना पड़ता है फिर कि पब्लिक कैसे उसमें इंक्लूड हो रही है, वो कैसे फिर एंड यूज़र उसमें पब्लिक हो जाती है, तो उसको हमें डिज़ाइन करने में फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आता है। तो मेजरली हॉस्पिटल जो एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई भी डिज़ाइन नहीं कर पाता, तो वो मेरा एक स्पेशलाइजेशन है। देखिए, मेरा सागर में एक पहला प्रोजेक्ट था हॉस्पिटल का, राय हॉस्पिटल। तो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। उसमें जो उसका स्ट्रक्चर था पहले से बना हुआ था, 5 साल पुराना स्ट्रक्चर, तो उस पर हमें डिज़ाइनिंग करना था अपना, तो एक अलग ही टास्क था। तो उधर से जो शुरुआत मिली, जो उसमें हमने चीज़ें सीखी, वो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। जो वो चैलेंजेस थे हॉस्पिटल और ऊपर से एक स्ट्रक्चर जो आप बॉन्ड हो चुके हो उसमें, कि वो वैसा ही है, कॉलम बीम कहीं एडजस्ट नहीं हो सकते, स्टेयर जहाँ है तो वहीं है। तो उसमें हमें प्लानिंग करने में फिर बहुत मज़ा आया है कि जो उसमें हमने रिसेप्शन वगैरह प्रोवाइड करे, जो कॉरिडोर्स थे, एंड टू एंड कैसे जा रहे हैं, कैसा फ्लो हो रहा है पब्लिक के हिसाब से। तो जो वही चीज़ इंक्लूड होती है पब्लिक बिल्डिंग में, वो बहुत सोच समझ के करनी पड़ती, क्योंकि एक गलत फैसला और पूरा पब्लिक जो सर्कुलेशन होता है वो बिगड़ सकता है। सो मोहित, मैंने बहुत से फेमस आर्किटेक्ट्स के नाम सुने हैं, आपका कौन सा फेवरेट आर्किटेक्ट है और उसका कौन सा काम आपको पसंद है? मेरे जो फेवरेट आर्किटेक्ट हैं वो हैं वी दोषी, जो जिनका नाम है पूरा बालकृष्ण दोषी, जो कि जस्ट अभी रिसेंटली हमारे बीच नहीं रहे। वैसे देखा जाए तो मेजरली उनके सारे काम ही अच्छे थे और अच्छे उनने डिज़ाइन करे हैं। जो मुझे अच्छा लगता है उनका काम वो है IIM बेंगलोर। आपने वो फिल्म जरूर देखी होगी 3 इडियट, उसमें जो भी हॉस्टल दिखाए हैं, जो पानी की वो टंकी का सीन है, वो पूरा IIM बेंगलोर का है। तो हम लोग ने जब विजिट करा था तो वो जो स्ट्रक्चर का फील है, देखिए वी दोषी का एक कोट है कि आर्किटेक्चर इज अ स्टोरी टेलिंग, राइट। तो जब आप उनके वो वाले बिल्डिंग में जब आप मूव करोगे उनके कॉरिडोर्स में, तो एक अपने आप एक स्टोरी सी लगेगी, आप कहीं से कहीं आ गए हो और कहीं से कुछ हो रहा है, अजीब सा एकदम क्रिएटिविटी सी है, सनलाइट आ रही है, कहीं जा रही है, कहीं आ रही है। तो एक जो स्टोरी है, जो उनका वो कोट था, वो एकदम उनकी बिल्डिंग के साथ जस्टिफाई करता है। जैसे कि अभी पार्लियामेंट जो अपना नया बन रहा है, सेंट्रल विस्टा, जो कि उसका नाम दिया गया है, वो आज की नीड से रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा। 1911 में अपना जो पुराना वाला पार्लियामेंट बना था, तो अब अप्रोक्स 100 ईयर्स हो चुके हैं उसको, है ना। तो अब हमें नए पार्लियामेंट की ज़रूरत थी, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी थी। तो एकदम नए कॉन्सेप्ट के थ्रू वो सेंट्रल विस्टा को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो कि अगर आपने अभी कंसेप्चुअल उसके मॉडल्स देखे होंगे, तो उसमें ऐसा एक हाथ से बना हुआ है, तो वो पूरे इंडियन ट्रेडिशनल को दिखा रहा है कि जो अपन नमस्ते करते हैं, जो इंडियन ट्रेडिशन में किसी भी अपने जो भी विजिटर होता है उसको, तो वो एक
उनका कंसेप्ट है, और बहुत सारे कंसेप्ट है जो अभी नहीं पता है। तो मेजरली जो इंडियन कल्चर है उसको वो एक दिखाना चाह रहे हैं, और जो पूरा अपना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो वो एक अच्छी चीज़ है और ऐसे होने चाहिए। मोहित, मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो भी बिल्डिंग्स बनते हैं, घर बनते हैं, वहाँ पे मोस्टली लोग मदद लेते हैं एक इंजीनियर की। तो इंजीनियर आपके आर्किटेक्ट में क्या सपोर्ट करता है और क्या डिफरेंस होता है इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन में और आर्किटेक्ट जो कंस्ट्रक्शन करता है या डिज़ाइन बनाता है? जो देखिए, मेजर जो फील्ड का रोल है वो तो एक सिविल इंजीनियर का होता है, लेकिन जो फील्ड के बाहर का रोल है कि जो भी प्लानिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, वो एक आर्किटेक्ट करता है। तो जो भी सिविल इंजीनियर है उसके पास पहले आर्किटेक्ट की ड्राइंग्स जाती है कि हमें आखिरकार बनने क्या वाला है और क्या वो बनाने वाला है। तो उसका जो पहले से प्रपोजल्स होगा, जो भी डिज़ाइनिंग होगी, प्लानिंग होगी, तो वो हम पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद वो फील्ड पे जाएगी। अगर हम पहले से प्रिपेयर नहीं करते तो फील्ड पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। अब कोई भी देखिए, मैंने अपने भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर कोई ने भी बिना प्लानिंग के अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है तो वो उसमें 100% चांसेस होती है कि एक ना एक वॉल तो वो तोड़ेगा, है ना, क्योंकि जब वो बनती है तब जाके चीज़ समझ में आती है। लेकिन आर्किटेक्ट उसको बिना बनने से पहले ही उसको कंसेप्चुलाइज कर देता है और आपको एक चीज़ बता देता है कि ये आपका स्पेस जो है जहाँ पे आप रहने वाले हो या जो भी चीज़ आप यूज़ करने वाले हो इस स्पेस में, तो वो ऐसी दिखने वाली है। और प्रॉपर डायमेंशंस हैं कि आपकी जो भी है कि अपनी जो भी डिज़ाइनिंग है वो एक एंथ्रोपोमेट्री पे चलती है। तो जो भी आपका एंथ्रो अलग होगा, मेरा एंथ्रो अलग होगा, तो उस हिसाब से वो चीज़ सही है। ये नहीं कि एक यूनिवर्सल बना दिया कि ये 10x10 का रूम होना चाहिए। नहीं, अगर आपकी हाइट बड़ी है, आपका एंथ्रो अलग है, तो आपका वो सब चीज़ें चेंज होंगी। तो मेजरली ये एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और ये कि घर वगैरह हो गए वो एक नॉर्मल चीज़ हो गई कि सबको आइडिया होता है, क्योंकि हर कोई एक घर में रहता है ना। तो एक ना एक बेसिक आइडिया तो उसको रहता है, लेकिन बाकी पब्लिक बिल्डिंग्स हो गए और बड़े बड़ी मॉल्स हो गए, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, उसके डिज़ाइनिंग, उसके स्पेस का फिर क्या, तो वो मेजरली आर्किटेक्ट करता है। उसको हर एक स्पेस का नॉलेज होता है कि वो कैसे प्रोवाइड कर रहा है अपने क्लाइंट को, या जो भी एंड यूज़र है उसको कैसे यूज़ करने वाला है। तो उसके हिसाब से मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा। देखिए, अपन टेंट लगाते हैं, कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो आप उसमें भी एक आर्किटेक्ट का रोल है कि आप लाइन कैसे लगा रहे हैं, कितने लाइन में रश कम होगा, कितने आप एले बनाएं उसके, तो उस हिसाब से भी वो भी एक प्लानिंग में आ जाता है। तो यही कि डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है कि इन्फिनिटी है कि आप कहीं पे भी डिज़ाइन कर सकते हो, कोई भी स्पेस डिज़ाइन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट कंस्ट्रक्शन हो, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन में भी आप कैसे उस स्पेस का यूटिलाइज करके उसको आपके एंड यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हो। तो वो जो उसकी यूटिलिटी है, मेन यूटिलिटी को प्रोवाइड करना है आपके एंड यूज़र को, बस, है ना। मोहित, अभी जैसा आपने बताया उसको सुन के लग रहा है कि आर्किटेक्ट एक बहुत ही एक्सपेंसिव काम है और ये बड़े लोगों का काम है या बड़े ही कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं आर्किटेक्ट के थ्रू, तो ऐसा है क्या? देखिए, इनिशियल स्टेज पे अगर अपन देखते हैं तो कोई भी क्लाइंट हो, चाहे बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा हो, उसको लगता है कि ये एक्सपेंसिव है, किसी को भी लगेगा नॉर्मली। लेकिन अगर आप एट द एंड में देखोगे तो आपका दुगना पैसा बचा सकता है एक आर्किटेक्ट। देखिए, आप देखोगे कि कोई भी अगर गलत कंस्ट्रक्शन होता है तो वो उस प्रॉपर्टी की रिटेल वैल्यू 0 कर देता है, और अगर एक अच्छा प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होता है तो रिटेल वैल्यू प्रॉपर्टी की दुगनी कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा ये डिफरेंस है। अब जैसे फिर अपन देखते हैं कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी चीज़ बनती है, तो एक रनिंग कॉस्ट निकलती है। तो अगर आपने प्रॉपर प्लान कराया है किसी से भी, आर्किटेक्ट से अगर अच्छे, तो वो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट को 0 करने चाहेगा हर समय। और अगर आपने कोई भी गलत कंस्ट्रक्शन कराया तो हर समय आपकी वो रनिंग कॉस्ट बढ़ती ही जाएगी। हाँ, तो आजकल बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनती हैं, ग्रीन बिल्डिंग बनती हैं। तो हम लोग जो भी आर्किटेक्ट हैं, हर किसी के एक स्पेशलाइजेशन होती है, तो उनके बेसिस पे भी हम डिज़ाइन करते हैं कि एट द एंड क्लाइंट को रिक्वायर्ड क्या है ना। अगर हम 0 मेंटेनेंस बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें एट द एंड यूज़र को ही फ़ायदा है ना, और एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा है और पूरी सोसाइटी को भी फ़ायदा है ना। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। तो मेजरली
हमें कोई भी चीज़ अगर हम डिज़ाइन करवा रहे हैं या कोई भी चीज़ अगर हमें रिक्वायर्ड बिल्डिंग के मामले में, तो हमें पहले से प्लान ही करनी चाहिए। अगर हम बिना प्लान करे जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। राइट। तो जैसे अभी आपने बताया कि नेचर को ध्यान में रख के आप एक डिज़ाइन रेडी करते हैं जी। तो और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप ध्यान में रख के ये डिज़ाइन तैयार करते जैसे कि हर एक आर्किटेक्ट का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है इस फील्ड में। तो जैसे कि मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं पंच तत्व जो हैं उनको दिमाग में रखते हुए उनको अपने डिज़ाइन में रखते हुए पूरा डिज़ाइन करता हूँ। जो भी प्रोसेस है, जैसे कि जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये जो कोर जो अपने तत्व हैं ये हर समय होने चाहिए। और अगर ये चीज़ है तो आपके बॉडी पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और आपके माइंड सेट भी चेंज होगा अपने आप ही। और एक अगर सही डिज़ाइन हुई है तो आप एकदम अलग जोन में चले जाओगे, है ना। अगर आपने भी कभी कभार कोई भी आप कहीं पे भी बाहर गए हो या कोई भी स्पेस में गए तो कभी कभार अपन को लगने लगता है अच्छे, एकदम से अच्छे पॉजिटिव फील होने लगता है। आप मंदिर में अपन जाते हैं तो एकदम से पॉजिटिव वाइब आने लगती है। बिल्कुल। क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा डिज़ाइन होता है। सही बात। हमने कभी नोटिस नहीं करते, कोई भी नॉर्मल पीपल कि नोटिस नहीं करते। जो उसका डोम होता है वो सेंट्रल में एकदम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। उस डोम के कारण ही सब कुछ होता है। और वो अपवर्ड स्काई को वो पूरा खुला हुआ होता है और एकदम स्काई को पिन आउट करता है पूरा एकदम देखता हुआ। तो वो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो है कि मैं अपनी डिज़ाइन में और अपने जो भी मैं डिज़ाइन करता हूँ उसमें इंक्लूड करता हूँ। जितना हो सके उतना करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभार सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं और जो साइड कंडीशन ऐसी होती है कि हम नहीं कर पाते। तो जितना भी हो सके मैं उसमें इंक्लूड करता हूँ। और ये बहुत बेसिक चीज़ है और ये करनी चाहिए और हर एक आदमी को इसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि ये हमें क्यों ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का बॉडी और माइंड पे क्या इम्पैक्ट? बॉडी और माइंड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ते हैं कि पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। अगर हमने वो एक कोई भी रूम है अगर उसमें सनलाइट नहीं आ रही है, उसमें आप 1 महीना रह के देखो, आप खुद नेगेटिव होने लगोगे। और एक अगर रूम है उसमें प्रॉपर सनलाइट आ रही है ना, और फिर उसमें आप रहोगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अपन लोग मेडिटेशन करते हैं तो खुले एरिया में क्यों करते हैं? फ्रेश एयर आती है, बिल्कुल है ना। तो जो अगर मेजरली घरों की बात कर ले तो पुराने ज़माने जैसे कोर्टयार्ड होते थे तो उसको हम लोग ब्रह्म स्थान बोलते थे। अब आज के घरों में आप देखो तो वो नहीं मिलेंगे। तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ओपन टू स्काई एक चीज़ होनी चाहिए जो स्काई को अपने जो भी बिल्डिंग है, घर है, उसको कनेक्ट करे। फिर उसके नीचे आप जाके देखना कितना अच्छा लगेगा। और वो साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि वो पूरी गर्म हवा घर की लेके ऊपर छोड़ देता है, स्टैक इफेक्ट क्रिएट होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी, जो बड़ी बड़ी सिटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो फ्लैट लेके लोग रहते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत जाती है कि वहाँ पे लाइट भी प्रॉपर सनलाइट नहीं आती है। उसी बिल्डिंग के जस्ट बाजू में एक और बिल्डिंग है तो वहाँ से एयर का सर्कुलेशन भी नहीं होता। तो ये भी एक आर्किटेक्ट की कमी है जो वहाँ पे जिसने भी वो बनाया है। जी ज़रूर, कमी तो है। और कुछ हमारे ऐसे अच्छे नोन आर्किटेक्ट भी हैं जिनने सही काम भी करा है। फ्लैट्स में भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम कहीं बंगलों में हैं और प्रॉपर एयर और प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट आती है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते फ्लैट्स में। अब बड़ी सिटीज़ में लैंड का स्कैरसिटी होती है इसलिए उनको अप लेवल जाना पड़ता है ना। तो वो उनकी मजबूरी है, लेकिन उसमें भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, स्कोप हर जगह है, बस करने वाले पे डिपेंड करता है। तो आपके क्लाइंट्स की कुछ ऐसी नीड्स होती होंगी, कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती होंगी, है ना। जैसे कोई स्पिरिचुअल है तो वो उस हिसाब से आपसे डिज़ाइन करवाएगा, कोई बिजनेस से रिलेटेड है तो वो उस हिसाब से डिज़ाइन कराएगा। तो आप कुछ बताएंगे इस बात? ये कि हर एक क्लाइंट की अपने हिसाब से अलग अलग नीड होती है, ये कि उसको अपन कभी ऐसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये कि जब भी रेसिडेंशियल डिज़ाइंस होते हैं तो एक बहुत इंडिविजुअल जो भी कैरेक्टर होता है वो शो करता है क्लाइंट, क्योंकि उसको वैसा ही स्पेस चाहिए। बिल्कुल। तो वो हमें निकालना पड़ता है कि एक्चुअली में कैरेक्टर क्या है क्लाइंट का, वो क्या चाह रहे हैं। मेजरली कभी कभार क्या होता है कि कोई लोग समझा नहीं पाते कि एक्चुअल में उनको रिक्वायरमेंट क्या है, वो खुद कंफ्यूज होता है। तो उनसे भी हमें डील करना पड़ता है कि उनको एक जस्टिफिकेशन देना पड़ता है और उनको एक क्लैरिटी देनी पड़ती है कि आप ये चाहते हो, आप ये मांग रहे हो, तो आपके लिए ये बेस्ट है। तो मेरे लिए ये कंसल्टेंसी में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं चीज़ें कि अगर आपने उनको सही से कंसल्ट नहीं करा
तो आप उनके हिसाब से अगर वो चीज़ सही नहीं है, आपके हिसाब से 4 जन के हिसाब से सही है चीज़, तो लेकिन उनके लिए तो वो बकवास है ना। तो ये चीज़ बहुत अफेक्ट करती है। जैसे एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि आर्किटेक्ट एक कम स्पेस में भी उसका स्पेस का फुल यूटिलाइजेशन करना जानता है। जैसे आपके ऑफिस में ही मैंने देखा हाँ, कि आपने कम से कम स्पेस में भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकाली हैं। वही मैंने आपको बताया था, अगर आपको अपने एंथ्रोज पता है पूरे प्रॉपर कि आपकी हाइट क्या है, आप कैसे आप मूव करते हो, कैसे क्या अपनी बॉडी मूव करती है, तो उस हिसाब से फिर आप छोटे से छोटे स्पेस में भी आप अपनी जो भी यूटिलिटी आप करना चाह रहे हो उस इसमें वो कर सकते हो। वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। और इंडियन टेंडेंसी अपनी इतनी अच्छी है कि अपन कोई भी स्पेस में और कैसे उसमें भी छोटे से छोटे में एडजस्ट कर लेते हैं। राइट। इंडियन टेंडेंसी यही है। तो अगर आपने उसको प्रॉपर डिजाइन करा है तो वो एक ईज ऑफ फैक्टर बन जाएगा, और हर कोई ईज ऑफ फैक्टर चाहता है। बेसिकली मुझे आपकी बात सुन के ऐसा लगा कि एक आर्किटेक्ट का काम एक खाली कागज पे एक स्केच बना के उसमें रंग भरने का काम होता है। तो बस मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, ऐसे ही आप लोगों की लाइफ में भी रंग भरते रहिए, उनको खुश करते रहिए, उनके सपनों के महल और घर बनाते रहिए। तो थैंक यू सो मच, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा।